कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है ठीक होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में सुना कि ये कहानी एक शख्स पॉइंट के बारे में है, जो एक अंधेरी रात में सुनसान इलाके के एक छोटे से होटल में ठहरने पर मजबूर हुआ। होटल में इस वक्त कोई और मुसाफिर न था, जबकि होटल का मालिक या मैनेजर इंतहाई अजीबोगरीब और खौफनाक शख्सियत का मालिक था। उसे मिलकर पॉइंट को बिल्कुल अच्छा न लगा। अलबत्ता उस शख्स ने उसे जिस कमरे में ठहराया वो खासा शानदार था। पॉइंट ने वहाँ दीवार पर एक मकड़ी की तस्वीर लगी देखी, जो उसे जिंदा और हरकत करती हुई महसूस हुई, लेकिन फ़ौरन ही वो साकित हो गई। पॉइंट ने उसे अपना वहम समझा। फिर जब वो उस में गया तो वहाँ से अचानक से एक-एक करके बहुत सी मकड़ियाँ नमूदार होने लगीं। पॉइंट को मकड़ियों से बहुत नफ़रत थी और इस तरह अचानक इतनी मकड़ियों को सामने देखकर वो गुस्से और खौफ से पागल सा हो गया और उसने उन्हें जूतों से कुचलना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे सुनते हैं। ठहरिए मोसियो ठहरिए, ज़ेडल की भराई हुई आवाज़ उसके कानों में आई। आप तो इन सबको मार डालेंगे। पॉइंट गुस्से से बल खाकर उसकी तरफ दौड़ा। ये होटल है या? गाली उसकी ज़ुबान पर आते आते रह गई। वो होंठ चबाने लगा। खुदा की पनाह, मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ। मुझे इनसे सख्त नफरत है। और तुमने यहाँ मकड़ियों के अंबार जमा कर रखे हैं। कमरे में भी उन्हीं की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये क्या किस्सा है? मुझे मकड़ियों से दिलचस्पी है मोसियो, ज़ेडल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे इन सब से मोहब्बत है। मैं इन्हें पालता हूँ। ये सब मेरी पालतू मकड़ियाँ हैं। मुझे बहुत चाहती हैं। देखिए, आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। वो आगे बढ़ा और उसने अपना दायां हाथ फैला दिया। पॉइंट को यूं महसूस हुआ जैसे ज़ेडल की हथेली एक बहुत बड़ी भूरी मकड़ी में तब्दील हो गई है। देखते ही देखते कई मकड़ियाँ उस सलहाने की दीवारों पर नमूदार हुईं और उछल उछल कर ज़ेडल की हथेली पर आन गिरीं। पॉइंट का कलेजा हलक में आ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर वो उस वक्त ज़ेडल की तरफ देखता तो उसे उस शख्स की नीली नीली गोल गोल आंखों में वही वहशियाना चमक नजर आती जो मकड़ियों की आंखों में मौजूद थी। मैं खाना खाकर इस मनहूस जगह से रुखसत होना चाहता हूँ, उसने ज़ेडल से कहा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। राह करम मेरा सामान दोबारा मोटर में रखो और हाँ, किराया पूरी रात का दिए देता हूँ। ज़ेडल ने एक लफ्ज़ न कहा बल्कि चुपचाप उसके साथ डाइनिंग हॉल में आया। पॉइंट ने देखा हॉल इतना बड़ा है कि उसमें बैक वक्त 200 मेहमान आसानी से खाना खा सकते हैं। उसकी समझ में ना आता था कि बाहर से मुख्तसर और हकीर दिखाई देने वाली इमारत अंदर से इतनी फराख और वसी कैसे है। एक मेज़ पर बैठकर उसने ज़ेडल की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। अभी खाना लाता हूँ मोसियो, आप तो हम नाराज़ हो गए। यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं। मुझे अगर मालूम होता कि आपको मकड़ियों से इतनी नफ़रत है तो मैं उस सलहाने में आपको कभी ना जाने देता। अब गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपको कोई और कमरा दिए देता हूँ। ना बस मेहरबानी, पॉइंट ने चिल्लाकर जवाब दिया। खाना लाओ और अपना बिल मुझसे ले लो। उसने कोट की अंदरूनी जेब से अपना फूला हुआ बटुआ निकाला और नोट निकालने लगा। काश वो उस वक्त भी निगाह उठाकर ज़ेडल की तरफ देख लेता। उसकी आंखों में फिर वही वहशियाना चमक जाग उठी थी, शायद बटुआ देखकर। ये लो, उसने चंद नोट ज़ेडल की तरफ फेंकते हुए कहा। अब खाना ले आओ। मैं आधी रात से पहले पहले पेरिस पहुंचना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्ज़ी, ज़ेडल ने आहिस्ता से जवाब दिया। ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइए, खाना अभी मेज़ पर लग जाता है। आप बहुत खुशनसीब हैं मोसियो कि होटल का मालिक ज़ेडल खुद आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। ये कहकर वो डाइनिंग हॉल से रुखसत हो गया। पॉइंट ने दांत भींच लिए और बुड़बुड़ाने लगा। ऐसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। खाना बेहद लजीज और शराब इंतहाई फरहत बख्श थी। पॉइंट ने जी भरकर खाया पिया। गालिबन हद से ज़्यादा खाने का असर था कि उस पर मदहोशी किसी कैफियत तारी होने लगी और फिर उसे याद ही ना रहा कि वो तो पेरिस जाने का फ़ैसला कर चुका था। मुझे किसी ऐसे कमरे में ले चलो जहाँ कोई मकड़ी वकड़ी ना हो, समझे? उसने ज़ेडल की तरफ मखमूर नज़रों से देखते हुए कहा। ज़ेडल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने आगे बढ़कर पॉइंट को सहारा देना चाहा। पॉइंट चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे हाथ ना लगाओ, मैं खुद चल सकता हूँ। ज़रा ठहरो, 2 घूंट और पी लूँ। उसने आधा ग्लास शराब से पुर किया और चढ़ा गया। मैं आपको कमरा नंबर 12 में लिए चलता हूँ मोसियो, ज़ेडल ने कहा। वो मेरे कमरे की सबसे ज़्यादा आरामदेह आपगाह है। एक बार फिर उसे सीढ़ियों और राहदारी की कड़ी मंजिलों से गुजरना पड़ा। कमरा नंबर 12 वाकई नहायत शानदार था। बिस्तर के आसपास छोटी छोटी तपाइयों पर फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे। एक जानिब मेज़ पर शराब की बोतलें और गिलास भी रखे नजर आए। पलंग नहायत उम्दा और उस पर बिछा हुआ बिस्तर बेहद नरम और गुदाज था। ज़ेडल के जाने के बाद पॉइंट ने अंदर से कुफल लगाया और जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। उसका सर चकरा रहा था। वो जल्द से जल्द सो जाना चाहता था, लेकिन नामालूम नींद क्यों ना आ रही थी। इतना लजीज खाना खाने और उम्दा शराब पीने के बावजूद उसके आसाब पुरसकून न थे। वो अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब महसूस कर रहा था। उसने कई कई मरतबा उठकर कमरे का चक्कर लगाया, खिड़की से लगकर बाहर झांकता रहा, जहाँ तारीकी सुनाटे के सिवा कुछ न था। उसने सरहाने रखा हुआ लैंप जलाया, अपने सूटकेस से एक नावल निकाला और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा।
نہ جانے وہ کتنی دیر ناول پڑھتا رہا۔ اس کے پیر ہاتھ آہستہ آہستہ بے حس ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے لیمپ کی روشنی آپ ہی آپ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بتی کا شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ اب وہ گھپ اندھیرے میں گھر چکا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بمشکل تکیے کے نیچے رکھی ہوئی اپنی گھڑی اٹھا سکا۔ اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ یکایک دائیں جانب سے ایک عجیب آواز اس کے کان میں آئی، کر کر کر، جیسے کوئی جاندار شے دیوار پر رینگ رہی ہو۔ وہ کان لگا کر یہ آواز سننے لگا۔ پھر دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ پراسرار آواز آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں کے لیے آواز رکی اور پھر شروع ہو گئی۔ پائنٹ کا جسم اب سن ہو چکا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ بستر سے جنبش نہ کر سکا۔ آواز اور قریب آ گئی، کر کر، مکڑی۔ پائنٹ نے پوری قوت ارادی جمع کر کے اپنی گردن آواز کے رخ موڑی۔ اندھیرے میں نیلے رنگ کی 2 ننھی ننھی چمکدار آنکھیں نظر آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان آنکھوں کے گرد ایک مہیب مکڑی کا جیتا جاگتا ہیولا بن گیا۔ مکڑی جس کی 8 بڑی ٹانگیں تھیں اور انڈے کے برابر بڑا جسم۔ نیلی گول گول آنکھیں پائنٹ کو گھور رہی تھیں۔ پائنٹ کی گردن پر کن کھجورے سے رینگنے لگے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مہیب مکڑی اب اس کے سرہانے سے تقریباً 2 فٹ دور تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے پتھر کے ایک بت کی طرح اس کی طرف تک رہا تھا۔ مکڑی نے اپنی بالدار لمبی لمبی ٹانگیں چلائیں۔ اب وہ اور قریب آ گئی۔ پائنٹ کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ وہ پوری قوت سے چلایا لیکن دوسرے ہی لمحے مکڑی اپنی جگہ سے اچھلی اور پائنٹ کے چہرے پر آن گری۔ بد نصیب آدمی کو ایک ثانیے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ پر دہکتے ہوئے کوئلے آن پڑے ہیں۔ اس کے حلق سے ایک اور لرزہ خیز چیخ نکلی۔ پھر کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے موسیو پائنٹ کی اکھڑی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا موسیو زیڈل کہ اس شخص کی موت کیوں کر واقع ہوئی۔ جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ شاید پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ پتہ چل سکے، تاہم چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کسی دہشت یا حد سے بڑھے ہوئے خوف کے باعث واقع ہوئی ہے۔ بہرحال ذرا مجھے غسل خانے کا راستہ تو بتائیے، میں ہاتھ دھو لوں۔ ڈاکٹر ہاتھ دھو کر کمرے میں آیا اور دوبارہ پائنٹ کی لاش کو دیکھنے لگا۔ یکایک اس کی نگاہ ایک ننھی منھی مکڑی پر پڑی جو لاش کی پیشانی پر رینگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بے صبری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مکڑی کو پرے پھینک دیا۔ زیڈل کے سنہری دانت چمکے۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں سے بھرے ہوئے ایک بٹوے کو چھوا اور مسکرانے لگا۔ بیچارہ پائنٹ مکڑی اور زیڈل کے لالچ کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔